बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैंडल एकेडमी पाकिस्तान में नए लेक्चर के साथ खुशामदीद स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 19 एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इनरशियल ट्रांजिशंस, करैक्टरिस्टिक एक्सरेज एंड कंटिन्यूस एक्सरेज। ये सेकेंड ईयर की फिजिक्स है, फेडरल और केपीके का कोर्स फॉलो कर रहे हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में तो आप जानते हैं, हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्स रेज कहाँ पे लाई करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ये विजिबल रीजन है, इसके इस तरफ जो है आप जैसे जाते हैं तो लॉन्गर वेवलेंथ है या लो फ्रिक्वेंसी है और ये आपको नज़र नहीं आती, इनविजिबल है। ये विजिबल लाइट है तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की। इसके बाद अल्ट्रावायलेट है, ये भी आपको नज़र नहीं आती। अल्ट्रावायलेट और गैमा रेज के दरमियान ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन के अंदर जो रेडिएशंस आती हैं उसको एक्स रेज कहते हैं। एक्स रेज का सोर्स स्टूडेंट्स इनर शेल ट्रांजिशंस हैं। इलेक्ट्रॉन जो है इनर शेल के अंदर ट्रांजिशन परफॉर्म करता है, ऊपर से नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट्स में जाना और फिर वापस नीचे वाले ऑर्बिट्स में आना। तो उस दौरान एक्स रेज रिलीज़ होती हैं। तो प्रॉपर एक्स रेज की प्रोडक्शन, इसकी प्रॉपर्टीज़ और इस्तेमालात यानी यूजेस के बारे में हम एक और लेक्चर बनाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर बुक की जो तरतीब है उसके मुताबिक जो है हम ये 3 टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे: इनर्शियल ट्रांजिशंस, करैक्टरिस्टिक एक्स रेज और कंटिन्यूस एक्स रेज। स्टूडेंट्स, 1895 में रॉन्टिजन एक कैथोड रेज ट्यूब के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो चाह रहे थे कि कैथोड रेज ट्यूब्स को फाइंड करेंगे कि कैथोड रेज जो हैं किस किस मटेरियल से पास कर रही हैं। तो उस वक्त एक्सीडेंटली ये रेडिएशंस डिस्कवर हुई और इनका नाम एक्स रेज इसलिए रखा गया कि शुरू में इनके ओरिजिन का पता नहीं था कि ये कहाँ से आई हैं, क्या इनका फिनोमेना है। तो इस वजह से इनका नाम एक्स रेज रखा गया ताकि बाद में जब इनका जो ओरिजिन है पता चल जाए तो इनको प्रॉपर नाम दिया जाए। लेकिन ये नाम इनका ऐसा मकबूल हुआ कि आज तक फिर ये एक्स रेज के नाम से ही जानी जाती हैं। बट ये रेडिएशंस आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लोकेट करेंगे तो कहाँ पे लाई करती हैं? अल्ट्रावायलेट और गैमा रेडिएशन के बीच का ये स्पेक्ट्रम है। तो ये एक्स रेज का स्पेक्ट्रम कहलाता है। हमने इनर सेल ट्रांजिशन लाइटर एलिमेंट की पढ़ी थी, हाइड्रोजन की जब इनर शेल ट्रांजिशन होती है, इलेक्ट्रॉन जब आउटर ऑर्बिट्स में जाता है और वहाँ से जंप करके इनर ऑर्बिट्स के अंदर आता है तो जो रेडिएशंस रिलीज़ होती हैं इनके हमने डिफरेंट सीरीज़ पढ़ी थी। ये सीरीज़ जो है अल्ट्रावायलेट इंक्लूडिंग अल्ट्रावायलेट यहाँ से लेकर नीचे तक रिलीज़ होती हैं। हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम्स जो हैं लाइटर एलिमेंट्स, उनसे ये रिलीज़ होती हैं, लोअर बैंड में रिलीज़ होती हैं। ये वाली एनर्जी रिलीज़ होती है, इससे ऊपर रिलीज़ नहीं होती। लेकिन अगर हाइड्रोजन एटम की जगह हम हैवी मेटल यूज़ करें तो हैवी मेटल की इनर्शियल ट्रांजिशन जो होगी उसकी वजह से जो रेडिएशंस रिलीज़ होंगी वो एक्स रे बैंड के अंदर आएंगी। ये वाला बैंड होगा, इस बैंड के अंदर उसकी वेवलेंथ्स आएंगी। तो इसको एक्स रेज कहते हैं। होता कुछ यूँ है कि हैवी एलिमेंट का जो एक एटम को हम कंसिडर करें तो इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट की जाती है इलेक्ट्रॉन्स की, या आप कह सकते हैं कि कैथोड रेज की। तो ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हिट करता है अंदर किसी इलेक्ट्रॉन को, और इस इलेक्ट्रॉन को हिट करने के बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब जाता है तो स्लो होते होते यहाँ पे स्लो डाउन हो जाता है और इस जगह पे आगे स्टे कर जाता है। लेकिन साथ ही क्या करता है कि एक इलेक्ट्रॉन को वहाँ से नॉकआउट कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं कि यहाँ से जो अंदर जाने वाला इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट के अंदर स्टे भी कर सकता है और ये जस्ट इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके बाहर वाले शेल में फेंक सकता है। जब ये बाहर वाले शेल में फेंक देगा, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के बाद बाहर वाले शेल में फेंक देगा, तो उसके बाद क्या होगा, उसके जस्ट आउटर पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो उनमें से कोई इलेक्ट्रॉन जो है उस वैकेंसी को फिल करने के लिए अंदर की तरफ जंप करेगा और उस दौरान रेडिएशंस रिलीज़ होंगी। तो ये रेडिएशन जो होंगी एक्स रे बैंड में आएंगी, ये एक्स रेज होंगी। स्टूडेंट्स, इस फिनोमेना को आप गौर से देखें कि ये जो यहाँ पे स्ट्राइक करने वाला इलेक्ट्रॉन है ये हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है, इसकी अच्छी खासी काइनेटिक एनर्जी है। जब ये एटम से टकराता है तो ये स्लो डाउन होता है और कंटिन्यूसली स्लो हो रहा होता है। तो इस स्लो डाउन प्रोसेस के दौरान इसकी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही होती है और वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, वो सारी की सारी एज ए एक्स रेज जो है एमिट होती है। एक तो इसके स्लो डाउन होते हुए एनर्जी रिलीज़ होती है जो कि कंटिन्यूस टाइप एनर्जी होती है, यानी ऑल पॉसिबल वेवलेंथ जो है एक्स रेज की रिलीज़ हो रही होती हैं, इसको हम कंटिन्यूस एक्स रेज भी कहते हैं।
और दूसरी वजह यह है कि जब ये इलेक्ट्रॉन जाके किसी और इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करता है तो बाहर से इलेक्ट्रॉन जंप करके अंदर की तरफ जाते हैं, तो उस दौरान भी जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये भी एक्स रेज हैं। तो जब हम किसी भी हैवी एलिमेंट के एटम को टारगेट करते हैं एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की मदद से, तो दो तरह की एक्स रेज हमें मिलती हैं। जो रेडिएशन इलेक्ट्रॉन की इनर शेल ट्रांजिशन की वजह से रिलीज़ होती हैं उनको हम कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन कहते हैं, क्योंकि इनका जो पैटर्न होता है एलिमेंट टू एलिमेंट डिफर होता है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज रेडिएशन कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन की डिसएलेरेशन की वजह से, यानी इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेटेड है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, जब उसकी स्पीड कम हो रही है क्योंकि टारगेट एटम के अंदर वो एब्जॉर्ब हो रहा है, स्पीड उसकी कम हो रही है, तो डिसएलेरेशन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन की डिसएलेरेशन की वजह से, कंटिन्यूस डिसएलेरेशन की वजह से जो रेडिएशन रिलीज होती हैं उनको ब्रैमस्ट्रॉल रेडिएशन कहते हैं या कंटिन्यूस रेडिएशन कहते हैं। कंटिन्यूस रेडिएशंस। तो स्टूडेंट्स, आपको इनर्शियल ट्रांजिशन की समझ आ गई है। जब किसी हैवी एलिमेंट के एटम को स्ट्राइक किया जाता है किसी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की मदद से, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है, बाहर वाले के अंदर वाले शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर की तरफ आ जाते हैं, नॉकआउट हो जाते हैं, और उनको फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की तरफ जंप करते हैं। ये इनर्शियल ट्रांजिशंस कहलाती हैं। इनर्शियल ट्रांजिशन की वजह से जो रेडिएशन रिलीज़ होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज हैं, और जो इलेक्ट्रॉन के स्लो डाउन होने की वजह से रेडिएशन रिलीज़ होती हैं उनको कंटिन्यूस रेडिएशन कहते हैं, कंटिन्यूस एक्स रेज कहते हैं, या ब्रैमस्ट्रॉल रेडिएशन कहते हैं। तो दोनों तरह की रेडिएशन आपको एक्सरे प्रोडक्शन के दौरान मिल रही होती हैं। तो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन और कंटिन्यूस या ब्रैमस्ट्रॉल रेडिएशन को। डेफिनेशन आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज आर एमिटेड व्हेन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फिल ए वैकेंसी इन द इनर शेल ऑफ एन एटम, रिलीजिंग एक्स रेज इन ए पैटर्न विच इज़ कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक टू ईच एलिमेंट, जिसकी वजह से हम इसको कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज भी कहते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज। तो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज जो है आपको हर एलिमेंट की डिफरेंट मिलेंगी, एलिमेंट टू एलिमेंट ये डिफ़र करती हैं, बट जो कंटिन्यूस एक्स रेज हैं वो हर एलिमेंट के लिए सेम ही होंगी। कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज डिफरेंट होंगी। कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज किस वजह से हैं, अगेन आपको बता दें कि इनिशियल ट्रांजिशंस की वजह से हैं। अब कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज जो हैं उनमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, आप ये देखें, n इज़ इक्वल टू 1 को हम के शेल कहते हैं और 2 को हम l m n, इस तरह हम नाम रखते हैं। शेल को हम नाम देते हैं के l m n, और ऊपर वाले शेल्स को और इस तरह से आगे चलता जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन जो हैं n इज़ इक्वल टू 1 या के शेल के अंदर जंप कर रहे हों, कहीं से भी आ रही हों, बट जंप किस में कर रहे हो, n इज़ इक्वल टू 1 या के शेल में, तो इसको के सीरीज़ कहते हैं। यहाँ से जो रिलीज़ होंगी ये के सीरीज़ कहलाएंगी। अब के सीरीज़ में क्या है, के अल्फ़ा, के बीटा, के गैमा, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर डिफरेंट के सीरीज़ के अंदर भी डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ हैं, वो इस तरह से रिलीज़ होती हैं। यानी अगर 2 से आ रही हैं तो के अल्फ़ा, 3 से आ रही हैं तो के बीटा, और 4 से आ रही हैं तो के गैमा, और इस तरह फिर अगर 5 से आ रही हैं तो के डेल्टा। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं n इज़ इक्वल टू 2 या एल शेल के अंदर, तो जो रेडिएशन रिलीज़ होंगी उनको हम एल सीरीज़ कहते हैं। और एल सीरीज़ कैसी हो सकती हैं, n इज़ इक्वल टू 3 से वापस आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन, 4 से आ रहा है, 5 से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है। तो अगर 3 से आ रहा है तो एल अल्फ़ा, और 4 से आ रहा है तो एल बीटा, और 5 से आ रहा है तो एल गैमा कहलाएगा। इस तरह ये एल सीरीज़ एक्स रेज होंगी। इस तरह एम सीरीज़ एक्स रेज जो हैं वो क्या होंगी, अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे आ रहा हो, जो टारगेट शेल हो वो कौन सा हो, n इज़ इक्वल टू 3, जिसको हम एम शेल कहते हैं। तो एम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन अगर आ रहे हो तो हम उनको कहते हैं एम सीरीज़, और एम सीरीज़ में एम अल्फ़ा, एम बीटा हो सकता है। इसी तरह एन शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वो एन अल्फ़ा रेडिएशंस हो सकती हैं। ऊपर चलते जाएंगे तो ये रेडिएशंस कम होती जाती हैं, फ्रिक्वेंसीज़ इनकी कम होती जाती हैं, मीन्स नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज़ कम हो जाती हैं। स्टूडेंट्स, जो के सीरीज़ हैं ये सबसे हायर एनर्जी की रेडिएशंस हैं। उसके बाद एल सीरीज़ उससे लोअर एनर्जी की हैं, एम सीरीज़ उससे लोअर, और एन सीरीज़ उससे लोअर एनर्जी की हैं। अगर हम फ्रिक्वेंसी के एतबार से देखें तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इनकी होती है, यानी ये गैमा रेज़ की साइड गैमा रेज़ की तरफ लाई करती हैं, और इसी तरह उससे कम फ्रिक्वेंसी, उससे कम, और देन उससे कम, और जो एन सीरीज़ हैं ये अल्ट्रावायलेट की तरफ आएंगी।
इनका सिरा इस तरफ जो रेडिएशन होगी, यानी ये यूवी स्पेक्ट्रम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से गैमा स्पेक्ट्रम, गैमा रेज का स्पेक्ट्रम स्टार्ट हो रहा है, इस तरफ जो है ये लोअर एनर्जी की एक्सरेज हैं और इस तरफ हायर एनर्जी की एक्सरेज हैं। तो के सीरीज़ यहाँ पे इस एंड पे लाइट कर रही हैं, यानी गैमा रेज की तरफ, और इसी तरह एन सीरीज़ जो है इस तरफ लाइट कर रही हैं अल्ट्रावायलेट रेज की करीब करीब उनकी वेवलेंथ्स हैं या फ्रिक्वेंसीज हैं। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो बात याद रखने वाली है हम पहले बोल चुके हैं, हम दोबारा बता देते हैं कि एक जो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज हैं ये एलिमेंट टू एलिमेंट डिफ़र करती हैं, हर एलिमेंट की डिफरेंट होती हैं, और उसकी वजह हम बताते हैं। वजह उसकी क्या है? वजह यह है कि हर एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हर एटम की चूँकि आयोनाइजेशन एनर्जी डिफरेंट होती है, इस वजह से एक्स रेज का जो फोटॉन है वो एलिमेंट टू एलिमेंट डिफ़र करता है, सेम नहीं होते। ऐसा नहीं है कि करैक्टरिस्टिक एक्स रेज हर एलिमेंट के लिए सेम हो। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है कंटिन्यूस एक्स रेज। कंटिन्यूस एक्स रेज के ऊपर हम बात कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशन हम बता देते हैं। द एक्स रेज एमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस with continuous range of frequency, these are called continuous X-rays। स्टूडेंट्स, एक्सरे की प्रोडक्शन के लिए जो सेटअप यूज़ होता है वो कुछ इस तरह से है। इसके ऊपर डिटेल से हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, बट ये एक डिस्चार्ज ट्यूब टाइप है जिसके अंदर फिलामेंटेड है, हीटेड फिलामेंटेड, और हीटेड फिलामेंटेड से थर्मोनिक एमिशन परफॉर्म होता है। इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज़ होते हैं क्लाउड की फॉर्म में एयर के अंदर, और यहाँ पे हैवी बहुत हाई पोटेंशियल अप्लाई किया होता है, जिसकी वजह से ये पूरा पार्ट जो है कैथोड बन जाता है और ये वाला जो पार्ट है वो एनोड बन जाता है। एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होते हैं तो इस यहाँ पे जो कैथोड के तौर पर यूज़ होती है मेटल, इसको थोड़ा सा तराशा हुआ होता है, मतलब इस तरह एंगल के साथ काटा होता है, और यहाँ पे कोई भी हैवी मेटल यूज़ होती है। तो इसके साथ जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, तो फ़ौरन सडनली वो स्लो डाउन होते हैं, यानी पहले पोटेंशियल की वजह से वो एक्सेलरेट होते हैं, लेकिन जब इसके साथ इम्पैक्ट करते हैं तो इम्पैक्ट की वजह से क्या होता है, वो स्लो डाउन होते हैं। इनके स्लो डाउन जो होता है काफ़ी कंटिन्यूस होता है, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी जो है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो फ़ौरन डाउन हो जाती है, बट कंटिन्यूसली डाउन होती है। तो उसकी वजह से जो एक्स रेज रिलीज़ होती हैं वो कंटिन्यूस एक्स रेज हैं। आपको ग्राफ के ऊपर नज़र आ रहा होगा, ग्राफ में ये जो लाइन है कंटिन्यूस एक्स रे, इसमें सारी फ्रिक्वेंसी शामिल हैं। देखें ये फ्रिक्वेंसीज़ हैं यहाँ पे। तो कंटिन्यूस एक्स रेज जो है इलेक्ट्रॉन के स्लो डाउन होने की वजह से, इम्पैक्ट होने की वजह से जो रिलीज़ हो रही हैं, तो इनको क्या कहते हैं? कंटिन्यूस एक्स रेज या ब्रैमस्ट्रॉलिंग एक्स रेज कहते हैं। तो ये इसके अंदर एक्स रेज के स्पेक्ट्रम के अंदर रहते हुए ऑल पॉसिबल फ्रिक्वेंसीज मौजूद हैं। तो ये जो नीचे वाली आपको लाइन नज़र आ रही है कंटिन्यूस एक्स रे, और इलेक्ट्रॉन की डिसेलरेशन की वजह से ये प्रोड्यूस होती हैं और यहाँ से रिलीज़ होती हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ फ्रिक्वेंसीज ऐसी हैं ऐसी हैं कि जिनका एम्पलीट्यूड हाई होता है, जिसकी वजह से आपको ये स्पाइक्स नज़र आ रही हैं। ये स्पाइक्स हैं। अगर आप अगर आप एक्सरे प्रोड्यूस कर रहे हैं किसी एलिमेंट से और उसका ग्राफ आप प्लाट कर रहे हैं, तो आपको इस तरह का ग्राफ नज़र आएगा, ऐसे कंटिन्यूस लाइन मिलेगी, और उसके ऊपर आपको इस तरह से सींग से नज़र आएंगे। तो ये क्या है? ये सींग या ये उबार जो हैं, ये क्या है? स्पाइक्स। ये स्पाइक्स बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं, यानी वो फ्रिक्वेंसीज जो इनिशियल ट्रांजिशन की वजह से रिलीज़ हो रही हैं, वहाँ पे उनका एम्पलीट्यूड जो है या इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये इस जो हायर साइड पे हैं, यानी यहाँ पे हायर एनर्जी है, तो हायर साइड पे गैमा रेज की तरफ के सीरीज़ है, और इसके बाद ये एल सीरीज़, एम सीरीज़ और एन सीरीज़ इस तरफ लोअर एनर्जी की तरफ लाई कर रही हैं। तो करैक्टरिस्टिक एक्स रेज आपको इस तरह से मिलेंगी कंटिन्यूस एक्स रेज के ऊपर, यानी कंटिन्यूस एक्स रेज ही हैं, बट वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज जो करैक्टरिस्टिक हैं वो उनका जो है इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा होती है, आपको नॉर्मल से कंटिन्यूस एक्स रेज से ज़्यादा मिलती है। तो इस ग्राफ को अगर आप देखें तो इस ग्राफ में ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आपको इस तरह से ट्रेवल करती नज़र आ रही है, ये कंटिन्यूस एक्स रे है, और इसमें ये पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी जिनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज हैं। इस प्रोसेस को हमने पॉइंट की सूरत में भी लिखा है, उसे भी देख लेते हैं, तो आपके लिए इसको मेमोराइज़ करना आसान हो जाए और एग्ज़ाम के अंदर आप इजीली इसको लिख सकें। नंबर 1 है एन एक्स रे ट्यूब इज़ ऑपरेटेड बाई एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रॉन्स टू हाई एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी यानी हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, एक्सेलरेट हुए में। तो ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, अलाउिंग देम टू स्ट्राइक द मेटालिक टारगेट। यहाँ पे मेटालिक टारगेट के साथ उनको टकराया जाता है,
ये सेकंड स्टेप। विद इन द टारगेट द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर अफेक्टेड बाय द स्ट्रॉन्ग फील्ड ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। तो जो हमारी पहली वाली तस्वीर है उसमें आप देख सकते हैं, या आप ऐसे देखें कि इलेक्ट्रॉन जब किसी एटम के अंदर एंटर हो जाता है तो तब इसकी जो है ना स्पीड स्लो हो जाती है। इसकी वजह से एक्सरेज जो रिलीज़ होती हैं उनको ब्रेकिंग एक्सरेज भी कहते हैं। तो विद इन द टारगेट द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर affected by the strong field of atomic nuclei. The electrons are slowed or even stopped within small distance. तो थोड़े से एरिया के अंदर इलेक्ट्रॉन या तो बहुत स्लो हो जाता है या रुक जाता है, इवन रुक जाता है। एज ए रिजल्ट द ब्रमस्टॉलिंग डिसेलरेशन रेडिएशन और कंटिन्यूस रेडिएशन, जिनको वाइट रेडिएशन भी कहते हैं, आर प्रोड्यूस्ड। तो हम इसको डिसेलरेशन रेडिएशन भी कहते हैं, कंटिन्यूस रेडिएशन भी कहते हैं, वाइट रेडिएशन भी कहते हैं और ब्रेकिंग रेडिएशन भी कहते हैं। ये भी आप याद रखें, ब्रेकिंग रेडिएशन ये हो सकता है कहीं ना कहीं ये एमसीक्यूज़ में आ जाए। ब्रेकिंग रेडिएशन। स्टूडेंट्स थोड़ी सी इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। हमने ये डिस्चार्ज ट्यूब है और इससे प्रोड्यूस कर रहे हैं कैथोड रेज, और कैथोड रेज की काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आ रही है? काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ये कैथोड है, ये एनोड है, और ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल कनेक्ट किया हुआ है, और ऑफ द ऑर्डर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट्स, यानी किलो वोल्ट्स, कई किलो वोल्ट्स हो सकते हैं इसके जो एक क्रॉस अप्लाई किए हुए हैं। और ये एक ग्लास ट्यूब है, उसके अंदर ये बंद है। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे आ रही है, कहाँ से आ रही है? वी। इसके ऊपर पहले काफ़ी दफ़ा डिस्कस हो चुका है कि ये वी कैसे आता है, इसलिए हम इसको यहाँ पे इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? वी के। तो जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करते हैं इसके साथ, एटम के साथ, तो फर्स्ट कोलिजन में इलेक्ट्रॉन सारी की सारी एनर्जी लूज़ कर देते हैं। काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट कोलिजन में सारी की सारी, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से टकराते हैं तो जब फर्स्ट कोलिजन होता है एटम के साथ तो सारी काइनेटिक एनर्जी लूज़ कर जाते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम वेवलेंथ रिलीज़ होती है। तो हम ये लिख सकते हैं वी किसके बराबर होगा? वी इज इक्वल टू HF मैक्स। ठीक है जी। तो ये एफ मैक्स क्या है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। अगर हम इसको लिखना चाहें इन वेवलेंथ की, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, तो यूँ लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्डा माइन। अब ये फ्रीक्वेंसी लिखी थी तो मैक्सिमम लिखना होगा, और लैम्डा जब लिखेंगे तो मिनिमम, क्योंकि जब फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी तो लैम्डा मिनिमम हो जाए, वेवलेंथ शॉर्टर वेवलेंथ हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं एटम्स के साथ, हैवी एटम के साथ, तो फर्स्ट जो कोलिजन होता है, फर्स्ट कोलिजन में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं सारी एनर्जी लूज़ कर जाते हैं। फर्स्ट कोलिजन जो परफॉर्म करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं सारी एनर्जी लूज़ करते हैं। सारी एनर्जी लूज़ करने की वजह से जो एक्स रेज रिलीज़ होती हैं वो हायर एनर्जी की होती हैं, और वो आपको इस तरह से हायर बैंड के अंदर मिलती हैं। इसका पैटर्न कुछ यूँ होता है, ऐसे कंटिन्यूस एक्स रेज की बात कर रहे हैं हम, तो इस तरह से इसका पैटर्न होगा। तो ये वाली जो रेडिएशंस हैं ये किस वजह से हैं? क्योंकि फर्स्ट कोलिजन में सारी एनर्जी लूज़ हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सारी एनर्जी एकदम से लूज़ नहीं करते, बल्कि वो रेस्ट में आने से पहले कई कोलिजन्स परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं वो हायर वेवलेंथ होती है या लोअर फ्रिक्वेंसी होती है, जिसकी वजह से आपको एक्स रेज की प्रोडक्शन के दौरान हायर एनर्जी भी मिल रही होती हैं, हाई फ्रिक्वेंसी भी, और लो फ्रिक्वेंसी भी आपको मिल रही होती हैं। तो इस फार्मूले की मदद से आप निकाल सकते हैं लैम्डा माइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको ये सारी वैल्यूज़ का पता हो, डेफिनेटली ये चीज़ें कांस्टेंट हैं, आपको पोटेंशियल का पता होना चाहिए। उसके अलावा यानी आप पोटेंशियल जो डिस्चार्ज ट्यूब के क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं बस वो आप जानते हो, बाकी ये तीनों कांस्टेंट हैं। तो आपको प्रोड्यूस होने वाली जो एक्स रेज हैं उनका लैम्डा या उनकी फ्रिक्वेंसी आपको मिल जाएगी इस फार्मूले की मदद से। इस फार्मूले की मदद से हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल्स में अंदर भी आ सकता है, न्यूमेरिकल में भी यूज़ हो सकता है, डिफरेंट सिचुएशन आपको गिवन हो सकती हैं। स्टूडेंट्स आज का लेक्चर इतना ही था। उम्मीद है आपको कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज, कंटिन्यूस एक्स रेज और इनर शेल ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।